नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 2018 में हिंदी पेपर पीजीटी में जो प्रश्न आया था उसको मैं आज लेकर आई हूँ और जो 150 प्रश्न हैं वे मैं एक ही वीडियो में लाई हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा और देखिएगा कि कैसा कैसा प्रश्न आया था। तो प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है डिंगल, बी है पिंगल, सी है कविता सेवैया और डी है दोहा चौपाई। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं मैम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का बुक कौन सा बुक में है। तो कोई एक बुक में नहीं है, देख रहे हैं मैं क्वेश्चन जितना लाई हूँ, मतलब अलग अलग बुक से मैं इसका PDF बनाई हूँ और बुक से संबंधित भी मैं वीडियो बनाई हूँ। तो आप उसी प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और उसको देखिए, क्योंकि एक एक को मैसेज करना बहुत कठिन होता है, समय उतना नहीं होता है कि मैं सभी को मैसेज करूं। तो आप जाके देखिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से संबंधित कौन सा बुक है, मैं उसका भी वीडियो बनाई हूँ, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है वैसे ए सही है, डिंगल शैली में। तो जो आदिकालीन वीर रस में की रचनाओं डिंगल शैली अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों भाषाओं के मिल से डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था और राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिल से फिंगल शैली का प्रयोग हुआ। और इस शैली में जो डिंगल शैली है उसमें मधुर भावों की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न है, क्योंकि जो झारखंड में जो पीजीटी या कोई भी टीचर से संबंधित मतलब प्रत्येक वर्ष एग्जाम होती है तब उसका क्वेश्चन भी मिलता है, इस वजह से क्वेश्चन नहीं मिल रही है। तो अलग अलग बुक में दिया हुआ है, उसी से मैं PDF बनाई हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को कुछ सुविधा हो, क्वेश्चन देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा कि इस तरह से प्रश्न आया था। तो इसलिए मैं बहुत कठिनाई से क्वेश्चन को ढूंढी हूँ, एक जगह संग्रहित करके और आप लोग को लिए लाई हूँ। तो आप सभी अवश्य मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगला प्रश्न है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगला चरण माही मन रखो, राम रसायन रमना चासु। किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास, रैदास, दादू दयाल या कबीरदास। तो यह पंक्ति कबीरदास का ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा जो वाक्य है वे कथन है? तो गलत वाक्य का आपको चयन करना है, इनमें से कौन सा है वे गलत है और 3 है वे सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा में खारापन है, बी है कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, सी है साहित्यिक कोमलता है और डी है भाषा में अक्खड़पन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्यिक कोमलता है। कबीर की भाषा के संदर्भ में जो साहित्यिक कोमलता वे गलत है, जबकि जो अन्य है वे सभी सही हैं। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या इसके संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवादी की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? ऑप्शन नंबर ए है सगुण उपासकों का, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण भक्तों के सत्संग का, ऑप्शन नंबर सी है सूफियों के सत्संग का और ऑप्शन नंबर डी है वे राम भक्तों के सत्संग का।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक आचार्य शुक्ल सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। अगला प्रश्न है 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाठ गए जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्ति किसके जन्म के विषय में कहा गया है? तो जैसी, कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास। तो किसके जन्म के विषय में कहा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर है वे बी सही है। कबीरदास के जन्म के विषय में कहा गया और इनका जन्म संवत 1455 ईस्वी और ईस्वी में 1455 संवत और ईस्वी में इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दुल्हिन गवाहु मंगला चार हम घरी आए हो राजा राम भरत तार। कबीर का यह पद किस राग में है? ऑप्शन नंबर ए है राग भैरवी, ऑप्शन नंबर बी है राग गौंडी, ऑप्शन नंबर सी है राग बसंत और डी है राग मल्हार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, शबद, रैमेनी या साखी। तो सभी सही आंसर है बीजक और इसके शिष्य धर्मदास ने क्या था संग्रह संपादन। और बीजक में 3 भाग हैं साखी, शबद और रैमेनी। अगला प्रश्न है हाँ ये भी आया था। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सुक्त पड़ता जा रहा है। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र। तो सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया था? सगुन काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा या राम काव्य धारा। तो सही आंसर है संत काव्य धारा और संत काव्य धारा में मूर्ति अवतारवाद का विरोध किया गया था और इसके प्रतिनिधित्व है कबीरदास। अगला प्रश्न है अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज लेखी। किनका कथन है? जयसीकार, सूरदास का, कबीरदास का या तुलसीदास? तो कबीरदास का कथन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि पीजीटी का प्रीवियस ईयर का आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा और मेरे चैनल के द्वारा आप सबों के लिए दिया जा रहा है। फिर भी आप लोग कोई लाइक कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, साथ ही शेयर भी नहीं करते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी परंपरा से संपृष्ट शैली, बी है साहित्यिक अवधि और सी है पहाड़ी मिश्रित अवधि और डी है ठेठ अवधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठेठ अवधि। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 9, 8, 7 या 6? तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। आपको 7 कांड का नाम अच्छे से याद करना है और सीरियल वाइज भी याद करना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनने की चांसेज हैं। और इसकी जो भाषा किस भाषा में लिखा गया था ये सभी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे चैनल में मतलब मेरे नंबर पर मैसेज करना होगा और आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? तो अवधी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए, रामचरितमानस की जो अवधी भाषा में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। जो अवधी भाषा में कौन कौन सी रचना लिखा गया है? तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञ प्रश्न, रामलला नेहू, वैरवो रामायण और रामचरितमानस है। और ब्रज भाषा में, क्योंकि इससे संबंधित आपको अवश्य प्रश्न देखने को मिलेगी, इसलिए आप अच्छे से इसको याद करें। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका है और कवितावली, गीतावली, वैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली और दोहावली, ये सभी ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में। तो आपको इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अवश्य इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, राम राज अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अरण्य कांड का, सुंदर कांड का या अयोध्या कांड या उत्तर कांड का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर सी सही है, अयोध्या कांड का हिस्सा है। जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में राम राज अभिषेक की तैयारी का वर्णन अयोध्या कांड में है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 7 कांड हैं। सबसे पहला बालकांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद ऋषिकंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री राम भारत संवाद नहीं है, श्री सीता राम संवाद नहीं है, श्री राम वाल्मीकि संवाद नहीं है और श्री पार्वती संवाद नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी है, वे सही है, श्री पार्वती संवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, अयोध्या के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई थी? राम की, सीता की, शंकर की या हनुमान की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले कांड में अयोध्या कांड है और हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा जाता है और भगवान शंकर की स्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का है या अरण्य कांड का या सुंदर कांड का या बालकांड का? तो यह अयोध्या कांड का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो ब्रजभाषा में देखिए आपको प्रश्न भी देखने को मिला है, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए जितने भी अवधी भाषा में रचना है ब्रजभाषा में है, उसको आपको अच्छे से याद करना है। तो जो तुलसीदास की कौन सी जो रचना है वे ब्रजभाषा में है, जानकी मंगल है या कवितावली है या वैरवो रामायण है या रामलला नहू है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, जो ब्रजभाषा में कवितावली है और ये सभी अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से सूरदास की जो सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सा कृति विख्यात है? सूरसागर, सूर साठी या सूर पचीसी या राधा रस केली? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, सूरसागर। और जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की सर्वश्रेष्ठ जो कृति है वे सूरसागर है। सूरदास के जो अन्य ग्रंथ है वे सूर सरावली, साहित्य लहरी,
और सूरसागर के 10वें स्कंद में जो भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान है भ्रमर गीत का। और जो विकल्प में है जो सुर 60, सुर 25 और राधा रस केली, ये सभी गलत है, सूरदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी जो प्रतिष्ठापना की गई है? ऑप्शन नंबर ए है सगुन की निरसत्ता की, ऑप्शन नंबर बी है सगुन की आलोचना की, सी है संत मार्ग की प्रतिष्ठापना की और डी है सगुन की सरसत्ता की। तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर डी सही है, सगुन की सरसत्ता की। जो सूरदास के जो भ्रमर गीत में सगुन की सरसत्ता की प्रतिष्ठापना हुई है, सूरदास की गोपियाँ अपनी वाक्य पटुता से निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया, कोई जवाब ही नहीं दिए, और अंत में उद्धव स्वयं कृष्ण भक्त व प्रेमी बनकर लौटे। अगला प्रश्न है, जो सूर काव्य के विषय में कौन सा जो तथ्य है वे गलत है, तो आपको गलत तथ्य का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सूर का वात्सल वर्णन अद्भुत है, और बी है सगुन भक्ति का प्रतिपादन है, सी है भाषा अवधि है, और डी है सूर्य काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो आपको गलत तीन जो ऑप्शन दिया हुआ है वे सही है, इसमें से एक ऑप्शन कौन सा है जो गलत आपको चयन करना है। तो इसमें कभी कभी बच्चे गलत भी कर देते हैं, जानते हुए भी सही को से टिक लगा देते हैं। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, गलत का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, भाषा अवधि नहीं है, भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न जो इससे संबंधित जो तथ्य जो सूर काव्य के संबंध में जो गलत है वे अवधि नहीं, जो संपूर्ण सूर काव्य वे ब्रज भाषा में लिखा गया था। सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और 8 भक्त कवियों का समूह था जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी। और सभी को बतलाना है कमेंट करके, जितने भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं सभी को, कि जो अष्टछाप के जो प्रवर्तक आचार्य कौन हैं और अष्टछाप की स्थापना कब हुई है, सभी को कमेंट करके बतलाना है। क्योंकि अगर आप खुद मैसेज कीजिएगा तो आपको जैसे नहीं भी जान रहे हैं, अगर आप मैसेज कीजिएगा कहीं भी सर्च करके मान ले कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ हमेशा कोई भी वीडियो में कि एक क्वेश्चन को आपको देती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, गलत भी दीजिएगा तो मैं उसको सही बतलाऊँगी। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, अमल कीजिएगा तो सही आपको कभी दिमाग से नहीं उतरेगा। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेशवाहक, बी है सिद्ध पुरुष के रूप में, और सी है मथुरा वासी के रूप में, और डी है कृष्ण के साधक के रूप में। जो भ्रमर गीत में जो गोपियाँ के समक्ष उद्धव है वे किस भूमिका के रूप में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदेशवाहक के रूप में। जो भ्रमर गीत में गोपियाँ के समक्ष उद्धव संदेशवाहक की भूमिका में है, और भ्रमर गीत प्रसंग में जो सूर सागर का बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियाँ द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प के दृष्टि से कौन सा जो तथ्य है वे गलत है? ए है गलत, या बी है, सी है, डी। आपको गलत अच्छे से मैं बोल रही हूँ, जिसमें नहीं है उसमें
आप सही मान लेते हैं और क्वेश्चन जानते हुए भी कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है क्रूरता। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण का लीला वर्णन, बी है उफालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद, और सी है राधा कृष्ण का प्रेम, और डी है संयोग श्रृंगार। तो भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद है। जो भ्रमर गीत में वैशिष्ट उपालम में उद्धव गोपी संवाद है। इसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्मा पर साकार ब्रह्मा की तथा संयोग कृष्ण पर वियोग कृष्ण की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। तो जो वैशिष्ट क्या है भ्रमर गीत का? तो उफालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। ऑप्शन नंबर बी है वे सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऋतु मुक्त काव्य की विशेषता के संदर्भ में कौन सा वाक्य है वे गलत है, ऋतुमुखी से संबंधित है। और मैं ऋतु काल मतलब जितने भी PDF सिलेबस में लगा हुआ मैं आपको सेंड कर दी हूँ। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, ग्रुप वाले को मैं बोल रही हूँ, तो आप इसका सही आंसर लगा पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ऋतु मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, बी है ऋतु मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, और ऑप्शन नंबर सी है ऋतु मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है ऋतु मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर सी सही है, फारसी का प्रभाव है। अब अगला प्रश्न है मध्यकाल में जो ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं है? जो मध्यकाल में जो ब्रज भाषा में जो साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका है वे नहीं है, आपको बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है भूषण का, बी में है घनानंद, और सी में है बिहारी, और डी में है नूर मोहम्मद। तो इसका सही आंसर है नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर डी है वे सही है। तो नूर मोहम्मद जो ब्रज भाषा के कवि थे, अतः मध्यकाल में ब्रज भाषा साहित्यिक रूप में समृद्ध करने में नूर मोहम्मद की भूमिका नहीं है। नूर मोहम्मद का भूमिका नहीं, ऑप्शन नंबर डी है वे सही है। तो जितने भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आप ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन जैसे भूषण से संबंधित आपको पढ़ना है, घनानंद और बिहारी, इससे संबंधित भी प्रश्न बनने की चांसेस रहती है। तो आप जो जितने भी क्वेश्चन है उसको आप ऑप्शन को भी अच्छे से खुद में सॉल्व करना है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है देश की जनता का, बी है अर्जुन और द्रौपदी का, सी है राधा और कृष्ण का, और डी है भीम और युधिष्ठिर का। तो जो हमें चलिए अभी नहीं पढ़े होंगे मान लीजिए कुरुक्षेत्र, लेकिन ग्रेजुएशन में सभी को कुरुक्षेत्र पढ़ना था, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे उस दौरान तब इसका आंसर सही लगा पाइएगा। तो जितने भी जो सिलेबस लगा होता है ग्रेजुएशन में और मास्टर जब किए थे MA किए थे उस दौरान जितने भी सिलेबस है उसी को लेके ध्यान में रख के
सिलेबस बनाया जाता है पीजीटी का। तो इसका आंसर आप बतलाइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, भीम और युधिष्ठिर का। ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर का आलंबन विषय लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न कृति को उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का जो प्रतिपादन किया है, अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। कुरुक्षेत्र में यह हमें दिखाया है। अगला प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है रशिमरथी, बी है उर्वशी, सी है कुरुक्षेत्र और डी है हुंकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर का जो यह कृति किस संदर्भ से लिया गया, किस कृति में है यह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं। इस व्यक्तित्व भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है, जिसमें पकड़कर मानव समाज यह सारा है। तो यह किस कृति से लिया गया है पंक्ति। सरोजस्मृति, राम की शक्ति पूजा, कामायनी या कुरुक्षेत्र। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, कुरुक्षेत्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये जो पंक्ति है वे किस कृति से ली गई है। अंधायुग, सरोजस्मृति, कुरुक्षेत्र या राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही आंसर है वे कुरुक्षेत्र से लिया गया है। और सभी को बतलाना है जो कुरुक्षेत्र का प्रकाशन कब हुआ है, कमेंट करके। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है। ऑप्शन नंबर ए है देश की इज्जत बचाने के लिए ईर्ष जाने देश की लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहां से, या तत्व है कि कोई केवल आवरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर है वे सी है, वे सही है, वह कौन रोता है वहां से प्रथम सर्ग का आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपादक क्या है। मुख्य जो प्रतिपादी क्या है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी या डी। तो युद्ध, देश विरोधी प्रवृत्ति ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है, और बी में है युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। ऑप्शन नंबर डी है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी का प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के आधार पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया
कथन किस काव्य से संबंध है, किस काव्य से संबंधित है? तो रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या परशुराम की प्रतिज्ञा। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, कुरुक्षेत्र से लिया गया है। और कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन 1946 ईस्वी में, और इसमें 7 सर्ग हैं। और जो दिनकर की रचनाएं हैं, रेणुका 35, हुंकार 39, रसवती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46 है। और इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है रामधारी सिंह दिनकर की जितने भी रचना है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न बनता है और बनने की चांसेस रहती है। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जो उपयुक्त पंक्तियाँ जो किस कविता से लिया गया है? तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति या जूही की कली। तो इसका सही आंसर है वे क्या होगा? तो सही आंसर है सरोज स्मृति से लिया गया है। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1935 ईस्वी में है और हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है शोक स्मृति को, सरोज स्मृति को। अगला प्रश्न है प्रसाद ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर की है? तो इसका सही आंसर है वे क्या होगा? आंसू, लहर, कामायनी या झरना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, कामायनी। अगला प्रश्न है, और हाँ, जो कामायनी से संबंधित जितने भी मतलब मैं PDF दी हूँ उसको आप पूरे अच्छे से रट लेना है, क्योंकि उसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? लोकानुभूति, बी है प्रणयानुभूति, और सी है स्वानुभूति, और डी है आनंदानुभूति। तो इसका सही आंसर है वे क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको बतलाना है। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, स्वानुभूति। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? जूही की कली, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, सरोज स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर रही लीलामय आनंद महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त विश्व की उन्मिलन अभिराम इसी से सब होते अनुरक्त। ये जो पंक्तियां वे किस सर्ग से लिया गया है? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का जो प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। ऑप्शन नंबर बी है राम के पूजा में बैठने से। ऑप्शन नंबर सी है राम सीता के उदात्त प्रेम से, और डी है दुर्गा की उपासना से। तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? ऑप्शन नंबर 1 है, ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है महादेवी वर्मा, और डी है
निराला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। जो छायावादी कवियों में रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहचान है। उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश और प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। क्योंकि इसको भी आपको अच्छे से याद करना है, इससे संबंधित भी प्रश्न बनने की चांसेस हैं। और निराला की जितने भी रचनाएं हैं उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन है वे किनका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या नामवर सिंह? तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता का जो अंतिम पंक्ति कौन सी है? कविता की अंतिम पंक्ति का नाम बतलाना है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस। और बी है, पूरा करता हूँ देखकर मात्र एक नयन। और सी है, कह महाशक्ति राम के वंदन में लीन। और डी है, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कह महाशक्ति राम के वंदन में लीन। यहाँ जो कविता की अंतिम पंक्ति समाप्त हुई थी। जो अगला प्रश्न है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? बी है चार्वाक दर्शन, ए ऑप्शन नंबर ए है चार्वाक दर्शन, बी है प्रतिभिज्ञावाद दर्शन, और सी है बौद्ध दर्शन, और डी है जैन दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला रह मृदुल अध खिला अंग, खिला हो जाओ बिजली का फूल, मेघ बन बिन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, श्रद्धा से लिया गया है। और प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आया था मैं जो फेड ग्रुप में सेंड कर दी हूँ, तो आप सभी को मैं बोल रही हूँ कि आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बार बार बनाइए और कोशिश कीजिए कि 150 में 150 सही हो। जब तक 150 सही नहीं हो रहा है तब तक इसको आप पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है, किसकी कृतियां में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? प्रेमचंद, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद या कृष्णा सोबती? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक का भी है, लंबी कविता है, अकविता है या हायुक की है? तो ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा जो तथ्य है वे गलत तथ्य का चयन करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है, वे है इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। बी है, यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय गाथा है। सी है, इसमें राम शक्ति की आराधना करते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर डी है, वे यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी गई है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, यह रचना मूलतः राम और शक्ति के प्रणय गाथा है। ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा,
आशा, लज्जा या चिंता? तो ऑप्शन नंबर डी है वे सही है, चिंता। और देखिए कमायनी के सर्ग जो 15 सर्ग हैं, सबसे पहले चिंता, उसके बाद आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो जो 15 सर्ग हैं उसको आपको सीरियल वाइज याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न बनने की चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी या प्रयोगवाद या फिर जनवाद या फिर अकविता? तो सही आंसर है प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर ए है वे सही है। और प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना गया है सभी को कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? नई कविता की विशेषता नहीं है, आपको बतलाना है। अगर आप नई कविता पढ़े होंगे, उसकी विशेषता से परिचित होंगे, तभी इसका सही आंसर बतला पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुभूति की प्रामाणिकता, बी है नया भावबोध और नया शिल्प, और सी है छंदों का बंधन, और डी है क्षणवाद में विश्वास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वे सही है, छंदों का बंधन। नई कविता की विशेषता नहीं है, और ये 3 विशेषता हैं वे नई कविता की विशेषता हैं। इस तरह से भी प्रश्न बनती हैं, आपको अच्छे से पढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो 19वीं सदी में जो खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? मुकुटधर पांडे हैं या चंद्र बली पांडे हैं या राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या नरेंद्र शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वे सही है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र या मिश्र बंधु? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वे सही है, सदल मिश्र। और इसका मैं पीडीएफ दी हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर है वे सही बताइएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम बतलाना है। प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या हरिवंश पुराण? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वे सही है, प्राकृत व्याकरण ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जॉन गिलक्रिस्ट के अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियाँ की नींव रखी हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अब तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वे सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, वे धन विदेश चली जात यो तिखवारी, भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित है? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर बी है वे सही है, भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। और भारत दुर्दशा नाटक भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो भारतेंदु के जितने भी मौलिक एवं अनुदित नाटक हैं उसको आपको प्रकाशन वर्ष के साथ अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको वही प्रश्न देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न है, आवेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुक्रियों की भीख लुटाई, उपयुक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
तो स्कंदगुप्त नाटक का आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न मिलेगी, क्योंकि सिलेबस में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है। देवसेना का कथन है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष, तो मतलब हमारे सिलेबस में जितना भी लगा हुआ है जो पद्य कृतियाँ और गद्य कृतियाँ, उसको आपको प्रकाशन वर्ष के साथ अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आती हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं और ऐतिहासिक नाटक है। इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गौरवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का और भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। भारत की दुर्दशा के कारणों का, ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर अभिव्यक्त जो व्यक्तित्व उभरा है? जो आषाढ़ का एक दिन है नाटक हमें पढ़ना है, जो मोहन राकेश द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको कमेंट करके बतलाना है। इसमें भाव भीना और प्रेम विभोर में व्यक्तित्व उभरता है, तो किसका कथन है? किसी का नहीं, अंबिका का या मल्लिका का या कालिदास का। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वे मल्लिका का, ऑप्शन नंबर सी है, वे सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? मैं बोल रही हूँ मतलब जितने भी सिलेबस में लगा आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है कि जो मोहन राकेश का नाटक, अगर आप सभी को अच्छे से पढ़िएगा कि कौन कौन सा है कौन नहीं है, तभी इसका आंसर लगा पाइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। मोहन राकेश का नाटक नहीं है। छोटे छोटे ताजमहल मोहन राकेश का नाटक नहीं है, ये राजेंद्र यादव का कहानी है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक है उसके प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? तो 7 दृश्य हैं, ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है। तो दृश्य को भी आपको अच्छे से याद करना है कि भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक हैं। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? आषाढ़ के एक दिन में राजपुरुष कौन है? तो दंतुल, ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है। तो जो जितने भी नाटक है उसके पात्र परिचय को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी वैसे गवाई, जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा का यह गीत मतलब कौन गाता है? जो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, भारत भाग्य। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, और मैं अगले दिन लेके आऊँगी और पूरा कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। लगभग कितना मिनट का हुआ है? हाँ, लगभग 50 मिनट होने को है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप अच्छे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।